वेलकम फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट फ्रॉम इजी एजुकेशन जोन। क्लास 10th हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया इस वीडियो का सब्जेक्ट है। फ्रेंड्स, इस चैप्टर में द थ्री सत्याग्रहs, द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग नाम के चार मेजर टॉपिक हैं। फ्रेंड्स, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया पहुंचे। महात्मा गांधी के इंडिया में आने के बाद से वो नेशनल मूवमेंट के लिए एक डोमिनेंट फिगर बने रहे। महात्मा गांधी की इंडियन नेशनल मूवमेंट में एंट्री 3 सत्याग्रहों से हुई। 1916 चंपारण सत्याग्रह, 1917 खेड़ा सत्याग्रह, 1918 अहमदाबाद सत्याग्रह। फर्स्ट सत्याग्रह 1916 में बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट में हुआ। यहां पर 3 कठिया सिस्टम के अंडर यूरोपियन इंडिगो प्लांटर्स पुअर फार्मर्स को इंडिगो ग्रो करने के लिए फोर्स करते थे, मजबूर करते थे, जबकि इंडिगो की कीमतें बाजार में बहुत ज्यादा नीचे गिर चुकी थीं। एक राजकुमार शुक्ला नाम के व्यक्ति के बुलावे पर महात्मा गांधी चंपारण पहुंचे। वहां पहुंचकर लोगों से मिले, लेकिन चंपारण के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने महात्मा गांधी को डराने की और धमकाने की कोशिश करते हुए उन्हें जेल में डाल दिया। लेकिन जल्दी ही पब्लिक प्रेशर की वजह से और इस डर से कहीं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब न हो जाए, जज ने महात्मा गांधी को बगैर जमानत के ही छोड़ दिया। सत्याग्रह सफल रहा। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिगो प्लांटर्स को चंपारण फार्मर्स को ज्यादा कंपनसेशन देने के लिए मना लिया और रेवेन्यू हाइक यानी लगान में बढ़ोतरी कैंसिल कर दी गई और लगान का कलेक्शन फेमाइन के खत्म होने तक के लिए टाल दिया गया। दूसरा सत्याग्रह 1917 में गुजरात की खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में हुआ। यहां पर फेमाइन की वजह से फार्मर्स ने गवर्नमेंट से लैंड टैक्स को वेव करने या माफ करने की डिमांड की। गवर्नमेंट ने लैंड टैक्स को माफ करने की जगह और ज्यादा बढ़ा दिया। खेड़ा में गांधी जी की ओवरऑल लीडरशिप में सत्याग्रह को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लीड किया। आखिरकार गवर्नमेंट उस साल का टैक्स और अगले साल के टैक्स को सस्पेंड करने के लिए मजबूर हो गई और सत्याग्रहों की प्रॉपर्टी जो सत्याग्रह के दौरान जब्त की गई थी वापस कर दी गई। तीसरा सत्याग्रह 1918 में अहमदाबाद के टेक्सटाइल मिल में हुआ। यहां पर मिल ओनर्स प्लेग बोनस को विड्रॉ करना चाहते थे। इसके बदले में वर्कर्स ने 50% वेज हाइक डिमांड की, यानी अपनी तनख्वाह में 50% की बढ़ोतरी डिमांड की, लेकिन ओनर्स 20% से ज्यादा वेज हाइक देने के लिए तैयार नहीं थे। महात्मा गांधी हंगर स्ट्राइक पर चले गए। 21 दिन की हंगर स्ट्राइक के बाद में मिल ओनर्स के एटीट्यूड सॉफ्ट हुआ और वो वेज हाइक के मैटर को एक इंडिपेंडेंट ट्राइब्यूनल को हैंडओवर करने के लिए एग्री हो गए। फाइनली ट्राइब्यूनल ने वर्कर्स को 30% की वेज हाइक दी। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग मासाकर। फ्रेंड्स, जलियांवाला बाग नरसंहार इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत ही ट्रेजिक और अनफॉर्चुनेट लेकिन इंपॉर्टेंट इवेंट है। 13 अप्रैल की सुबह रॉलेट एक्ट और इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स के अरेस्ट को प्रोटेस्ट करने के लिए अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक जनसभा हुई। बैसाखी का दिन होने की वजह से आसपास के गांव के लोग भी जो अमृतसर बैसाखी मनाने के लिए आए इस जनसभा में शामिल हो गए। जनरल डायर इंडियंस को एक सबक सिखाना चाहता था, इसके लिए उसने इनोसेंट और अनार्म्ड जनसभा पर आर्मी के ट्रूप्स को फायर करने के ऑर्डर्स दे दिए। बहुत सारे लोग मारे गए और बहुत सारे लोग घायल हो गए। पूरे देश में गुस्से की एक लहर दौड़ गई। नॉर्थ इंडिया के सभी टाउन्स और सिटीज से के लोग सड़क पर आ गए। स्ट्राइक्स हुई और पुलिस के साथ में क्लैशेस हुए, झगड़े हुए और गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स और प्रॉपर्टी को अटैक किया गया, तोड़फोड़ की गई। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की कीमतें बहुत नीचे गिर गई थीं। देश में कई जगह फेमाइन और प्लेग फैला हुआ था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को फाइट करने के लिए फोर्स्ड कॉन्स्क्रिप्शंस यानी इंडिया में सोल्जर्स की जबरदस्ती भर्तियां की थी। खिलाफत के इश्यू पर इंडियन मुस्लिम्स ब्रिटिश गवर्नमेंट से बहुत नाराज थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियंस की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सपोर्ट के इनाम के तौर पर रॉलेट एक्ट नाम के काला कानून को दिया था। जलियांवाला बाग में इनोसेंट इंडियंस को आर्मी से गोलियों से भनवा दिया गया था। पब्लिक में बहुत ज्यादा गुस्सा था और ये
एक मेजर मूवमेंट लॉन्च करने के लिए परफेक्ट टाइमिंग थी। इसीलिए 5 सितंबर 1920 को खिलाफत इशू पर खिलाफत मूवमेंट लॉन्च कर दिया गया और खिलाफत मूवमेंट के सपोर्ट में महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च करने की घोषणा कर दी। सितंबर 1920 के कलकत्ता के कांग्रेस एनुअल सेशन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के ज्यादातर लीडर्स को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लॉन्च करने के लिए कन्विंस कर लिया था, लेकिन कांग्रेस में अभी भी ओपिनियन डिवाइडेड थी। कांग्रेस का एक ग्रुप खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं था। इसी वजह से दिसंबर 1922 में नागपुर में कांग्रेस का एक स्पेशल सेशन और बुलाया गया। नागपुर सेशन में कांग्रेस ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लॉन्च करने का रेजोल्यूशन अडॉप्ट कर लिया। अब सवाल आता है वाई नॉन कोऑपरेशन। तो इसके आंसर के लिए हमें 1909 में महात्मा गांधी द्वारा हिंद स्वराज इंडियन होम रूल नाम की जो बुक पब्लिश की गई थी उसमें जाना पड़ेगा। बुक में महात्मा गांधी ने लिखा कि मुट्ठी भर ब्रिटिश इंडिया पर इंडियंस के ही कॉपरेशन और सपोर्ट की वजह से रूल कर पा रहे हैं। अगर सभी इंडियंस ब्रिटिश गवर्नमेंट से कोऑपरेशन सपोर्ट को विड्रॉ कर लेते हैं तो ब्रिटिश रूल इंडिया में 1 साल से ज्यादा नहीं ठहर पाएगा। टाउन्स और सिटीज में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स को एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोगों ने लीड किया। स्टूडेंट्स और टीचर्स ने स्कूल छोड़ दिए, लॉयर्स ने कोर्ट्स छोड़ दिए, काउंसिल एक्सेप्शंस और फॉरेन गुड्स को बाइकआउट किया गया और लिकर शॉप्स को पिकेट किया गया, यानी दारू शराब की दुकानों को घेराव किया गया। कंट्री साइड यानी ग्रामीण इलाके में भी जगह जगह पर पीसेंट और ट्राइबल्स के मूवमेंट हुए, जिनमें 3 मूवमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं। अवध में पीसेंट मूवमेंट, आंध्र प्रदेश के गौडम हिल्स में ट्राइबल मूवमेंट और असम में टी प्लांटेशन वर्कर्स का मूवमेंट। सभी मूवमेंट्स के इश्यूज अलग अलग थे। अवध में पीसेंट्स हाई रेट ऑफ लैंड रेंट, टेन्योर इनसिक्योरिटी और बेगार के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे थे। गौडम हिल्स में ट्राइबल्स को न्यू फॉरेस्ट लॉज और उनके रिजर्व फॉरेस्ट में एंट्री पर बैन और बेगार से प्रॉब्लम थी। टी प्लांटेशन के वर्कर्स को इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859 से छुटकारा चाहिए था। ये एक्ट उनको टी प्लांटेशन के साथ में बंधुआ बना देता था और उन्हें मूवमेंट की फ्रीडम चाहिए थी। अवध में पीसेंट मूवमेंट को बाबा रामचंद्र ने लीड किया, जो फिजी से इंडेंजर्ड लेबर का टेन्योर करके लौटे थे। गौडम हिल्स में ट्राइबल्स को अलूरी सीताराम राजू ने लीडरशिप प्रोवाइड की। टी प्लांटेशंस में मूवमेंट स्पॉन्टेनियस और लीडरलेस था, यहाँ पे कोई लीडर नहीं था। 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरी चौरा पुलिस स्टेशन को एक गुस्साई हुई भीड़ ने आग लगा दी। आग में 22 पुलिसमैन जिंदा जलकर मर गए। वायलेंट होता हुआ देख महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ करने की घोषणा कर दी। हालांकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को प्रीमेच्योरली बीच में ही विड्रॉ कर लिया गया, लेकिन इसका इंडियन नेशनल मूवमेंट में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट और इम्पोर्टेंट प्लेस है। ये इंडिया का फर्स्ट लार्ज स्केल मास मूवमेंट था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हिंदू मुस्लिम यूनिटी बहुत स्ट्रांग थी। पीसेंट और ट्राइबल मूवमेंट्स नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ जुड़ने की वजह से वो नेशनल मूवमेंट का पार्ट बन गए थे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पहली बार प्रोटेस्ट की एक नई फॉर्म नॉन वायलेंस को पॉपुलराइज किया गया था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद नेक्स्ट मेजर मूवमेंट था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। जब 11 मार्च 1930 तक महात्मा गांधी को अपनी 11 डिमांड्स के जवाब में ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट से कोई रिस्पांस नहीं मिला, तो 12 मार्च को वे साबरमती से दांडी के लिए सॉल्ट लॉ ब्रेक करने के लिए निकल पड़े। इसी मार्च को सॉल्ट मार्च कहा जाता है। साबरमती से 240 माइल्स की जर्नी करके 6 अप्रैल को महात्मा गांधी दांडी कोस्ट पर पहुंचे। वहां उन्होंने मुट्ठी भर नमक उठाकर ब्रिटिश गवर्नमेंट के सॉल्ट लॉ को ब्रेक कर दिया। और भी कई जगह पर सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया गया,
जगह जगह पर बाइकआउट्स और डेमोन्स्ट्रेशंस हुए। पीसेंट्स ने चौकीदारी टैक्स और लैंड रेवेन्यू को पे करने से मना कर दिया। विलेज ऑफिसर्स ने रिजाइन कर दिया। फॉरेस्ट में ट्राइबल्स ने जगह जगह रिजर्व फॉरेस्टों में जबरदस्ती घुसकर फॉरेस्ट लॉ को ब्रेक किया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी पूरी ताकत के साथ में मूवमेंट को कुचलने की कोशिश की। 1 लाख से ज्यादा लोगों को अरेस्ट कर जेलों में डाल दिया गया। जब ये स्थिति महात्मा गांधी जी ने देखी तो उन्होंने मूवमेंट को विड्रॉ कर लेने की सोची। इसी के लिए 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन, जो उस टाइम पर इंडिया में ब्रिटिश के वायसराय थे, के बीच में एक पैक्ट साइन हुआ जिसे गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है। पैक्ट के अनुसार कांग्रेस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कॉल ऑफ करने और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए राजी हो गई। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी सी कोस्ट के पास रहने वाले लोगों को पर्सनल यूज के लिए सॉल्ट बनाने की परमिशन दे दी। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट काफी सक्सेसफुल रहा, लेकिन इसकी भी कुछ लिमिटेशंस और वीकनेसेस थी। अब कांग्रेस हिंदू मेजॉरिटी हो चुकी थी, इसकी वजह से मुस्लिम्स कांग्रेस से एलिनिएट हो गए थे और उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कोई ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं किया। कांग्रेस हाई कास्ट हिंदू से डोमिनेटेड होने की वजह से लगातार दलित्स के इश्यूज को इग्नोर करती रही थी। इसके लिए दलित्स भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से दूर ही रहे। इनफैक्ट जिन एरियाज में दलित्स की स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशंस थी जैसे नागपुर, वहां पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बिल्कुल ही वीक और कमजोर रहा। पूना पैक्ट 4 सितंबर 1932। डॉक्टर BR अम्बेडकर जो दलित मूवमेंट के लीडर थे, उन्होंने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ब्रिटिश गवर्नमेंट से इंडियन दलित्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट ग्रांट करने की डिमांड की थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत कोई देर न करते हुए 1932 में मैकडोनल्ड अवार्ड के थ्रू इंडियन दलित्स को सेपरेट इलेक्टोरेट ग्रांट कर दिए। गांधी जी सेपरेट इलेक्टोरेट के बहुत ज्यादा खिलाफ थे। उनको लगता था कि सेपरेट इलेक्टोरेट ग्रांट होने के बाद इंडियन दलित्स को इंडियन सोसाइटी में इंटीग्रेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसी के लिए वो हंगर स्ट्राइक पर चले गए। फाइनली डॉक्टर अंबेडकर दलित्स के लिए लेजिस्लेटिव बॉडीज में रिजर्वेशन के प्रपोजल के बदले में सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड को ड्रॉप करने के लिए तैयार हो गए। इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी और दलित्स की तरफ से डॉक्टर अंबेडकर के बीच में पैक्ट साइन हुआ जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग इस चैप्टर का लास्ट मेजर टॉपिक है। कलेक्टिव बिलोंगिंग को डेवलप करने के लिए कई सिंबल्स का यूज किया गया। पहला सिंबल था भारत माता, यानी इंडियन नेशनलिज्म को एक मदरली फिगर के रूप में रिप्रेजेंट किया गया था। भारत माता का पहला जिक्र बंकिम चंद्र चटर्जी के नोवेल आनंद मठ में किया गया था। उसके बाद अभिनंदन टैगोर ने भारत माता की एक पिक्चर बनाई, पोर्ट्रेट बनाई। नेशनल फ्लैग भी नेशनल सिंबल के रूप में सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग को डेवलप करने में काफी हद तक यूजफुल रहा। इंडियन फोकलोर जैसे राम और सीता की कहानी और महाभारत और गीता की कहानी ने भी कलेक्टिव बिलोंगिंग को प्रमोट करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस ने इंडिया की हिस्टोरी को री इंटरप्रीट किया, जिससे कि वो इंडिया के ग्लोरियस पास्ट को लोगों के सामने रख सकें। उन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन के आर्किटेक्चरल मार्वल को और वेदास की नॉलेज को लोगों के सामने एंशिएंट इंडिया की प्रोग्रेस के एग्जाम्पल के तौर पर रखा। फ्रेंड्स, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। मेरे को आशा है कि इस वीडियो के बाद में इस चैप्टर के मेन टॉपिक्स आपके लिए क्लियर हो गए होंगे। आने वाले वीडियोस में सभी टॉपिक्स को इंडिविजुअली उनके पॉसिबल क्वेश्चन और आंसर्स के साथ में डिटेल में हैंडल किया जाएगा।
अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक